अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। 9 मई के केस में लाहौर की कोट लखपत जेल में कैद डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर सरफराज चीमा को कल 10-10 साल कैद की सजाओं के बाद आज बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 17-17 साल कैद की सजाएं सुना दी गई हैं, जबकि दोनों पर 3 करोड़ से ज्यादा के जुर्माने भी आयद किए गए हैं। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अपने फैसले में साबिक वजीर आजम इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को अमानत में खयानत, करप्शन और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के इल्जामात पर सजाएं सुनाई हैं। और साथ ही फैसले में यह भी लिखा है कि इमरान खान की उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने को मद्देनजर रखते हुए सजा में रियायत दी गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस फैसले को सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल करार देते हुए दावा कर रही है कि कोई अदालती फैसला नहीं है, बल्कि ऊपर से लिखवाया गया एक फैसला है जो कि पहले से तयशुदा था। जबकि इमरान खान की हमशीरा अलीमा खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़ियादत की जानिब से इस फैसले के बाद सड़कों पर आने और एहतजाजी तहरीक शुरू करने की बात की जा रही है, जबकि हुकूमती रहनुमा इस फैसले को इंसाफ की फिर। अहम बात यह कि जज शाहरुख अर्जुमन की अदालत में तोशाखाना 2 केस की आखिरी समाअत 16 अक्टूबर को हुई थी, जिसके बाद समाअत 3 मरतबा मुलतवी हुई और आज सुबह जज शाहरुख अर्जुमन ने केस का फैसला सुना दिया, जिस पर इमरान खान के वकील सलमान सफदर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि आज अदालती कार्रवाई होनी थी, फैसला नहीं सुनाया जाना था। मुल्जिमान और वकला की गैर मौजूदगी में फैसला सुनाया गया। याद रहे कि इस केस में इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी पर FIA की जानिब से इल्जाम आयद किए गए थे कि इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने सऊदी वली अहद की जानिब से 2021 में दिए गए कीमती बल्गारी सेट को तोशाखाना में जमा कराने के बजाय अपने पास रखा था और अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए 7.5 करोड़ मालियत के सेट की कीमत सिर्फ 59 लाख रुपए लगवाई और तोहफे के बदले 29 लाख रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए। और यूं इमरान खान और बुशरा बीबी अमानत में खयानत, करप्शन और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने के मुर्तकिब हुए हैं, जिस पर आज स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमन ने अपने फैसले में करार दिया है कि प्रोसिक्यूशन अपना केस साबित करने में कामयाब रही। इमरान खान और बुशरा बीबी को ताज़ीरात पाकिस्तान की दिफा 34 और 409 के तहत अमानत में खयानत और जुर्म में शराकत की बुनियाद पर 10-10 साल कैद, जबकि इसी केस में करप्शन के इल्जाम में दोनों मुल्जिमान को मजीद 7-7 साल सजा की कैद सुनाई जाती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तोशाखाना 2 केस के फैसले को गैर आईनी, गैर कानूनी और सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल करार दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक बयान में कहा गया है कि यह कोई अदालती फैसला नहीं बल्कि ऊपर से लिखवाया गया एक तैयार शुदा फैसला है जो एक नाम नेहाद अदालत ने अडियाला जेल में पढ़कर सुना दिया है। इसके अलावा इस केस में सजा के बाद इमरान खान की बहन अलीमा खान और पार्टी क़यादत का सख्त मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है। अलीमा खान का कहना है कि इमरान खान ने अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को सड़कों पर निकलने और एहतजाज की तैयारी करने का पैगाम दे दिया है। सलमान अकबर राजा और असद कैसर ने भी यही बात दोहराई है। खान साहब का पैगाम यही है कि अब सब पाकिस्तानी, बिलखुसूस उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब को कहा कि अब आप तैयारी पकड़ लें स्ट्रीट मूवमेंट की। इसके अलावा हमारे पास अब कोई चारा नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अदालतों के दरवाजे बंद हो चुके हैं अमलन। हमारे पास पार्लियामान में भी आवाज उठाने का कोई मौका नहीं है। अब इस वक्त हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं रहा। ऑप्शन एक है कि हमने मुजाहिमत करनी है। हम हर सूरत में अपनी हुकूक की हिफाजत के लिए रोडों पे भी निकलेंगे, आवाम के पास भी जाएंगे और किसी तौर पर अगर किसी का ख्याल है कि हम खौफ का शिकार होंगे, हम डर जाएंगे, उसकी गलतफहमी है। इमरान खान ने अगली बात की जो मैसेज दिया है वो सोहेल अफरीदी के लिए दिया है। उन्होंने सोहेल अफरीदी को कहा है कि तैयारी पकड़ें स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। उन्होंने कहा है कि तैयारी पकड़ें स्ट्रीट मूवमेंट के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा कह रहे थे कि इमरान खान ने सोहेल आफरीदी को पैगाम दिया है कि हमारे लिए तमाम दरवाजे बंद हो चुके हैं, इसलिए तहरीक की तैयारी पकड़ें। जिस पर वजीर आला सोहेल आफरीदी ने आज ये कहा है कि वर्कर्स तैयार हैं, हमारे पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, इस बार पूरी तैयारी से जाएंगे। जबकि दूसरी तरफ हुकूमत तोशाखाना 2 केस के फैसले को इंसाफ की फतह करार दे रही है। मामला किस तरफ जा रहे हैं, इस पर प्रोग्राम में हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दोनों का मौक़िफ़ लेंगे। इसके अलावा गजा में इंटरनेशनल सिविलाइजेशन फोर्स के तहत मुस्लिम अफवाज की मुमकिन तैनाती को लेकर क्या सराहियां बढ़ती जा रही हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की क़यादत में तकरीबन 2.5 माह पहले अक्टूबर में गजा अमन मंसूबे तय पाया था, जिसमें गजा में जंग बंदी के साथ हमास को गैर मुसल्लह करने, गजा में टेक्नोक्रेटिक हुकूमत और बोर्ड ऑफ पीस का क़याम और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्सेस की तैनाती की बात की गई थी। लेकिन अभी तक ये वाज़ेह नहीं है कि इस बैनुल-अक़वामी स्टेबलाइजेशन फोर्स का मैंडेट क्या होगा और क्या मुसलमान ममालिक की अफवाज गजा में हमास को गैर मुसल्लह करने का अमल में शामिल होगी या नहीं।
इस हवाले से पाकिस्तान की शमूलियत को लेकर भी सवालात उठ रहे हैं और कल रात भी अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो से पाकिस्तान के किरदार से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने गजा अमन मिशन का हिस्सा बनने पर गौर करने की पेशकश की है, जिस पर अमरीका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है, लेकिन इससे पहले पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक गजा स्टेबलाइजेशन फोर्स से मुतालिक कुछ सवालों के जवाब चाहते हैं। अहम बात यह कि इस मामले पर पाकिस्तान के वजीर खारजा और वजीर दिफा ये वाज़ेह कर चुके हैं कि पाकिस्तान हमास को गैर मुसल्लह करने के अमल में शरीक नहीं होगी। इस मामले पर हम वजीर इत्तेफाक अताउल्लाह तारर साहब का मौक़िफ़ लेंगे, लेकिन पहले बात करेंगे शब्बीर डार से और कहेंगे कि अडियाला जेल में आज क्या हुआ। शब्बीर डार साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या जरा बताइएगा कि आज तोशाखाना 2 का जो फैसला सुनाया गया है किस माहौल में सुनाया गया है, क्योंकि इस पर हुकूमत तो कह रही है कि फेयर ट्रायल के जो तमाम तकाजे हैं वो पूरे हुए हैं। बुशरा बीबी, इमरान खान वहां पे मौजूद थे, वकला भी मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान के, लेकिन पीटीआई ये कह रही है कि जल्दबाजी में फैसला सुनाया गया। सलमान सफदर साहब ने यह भी कहा कि आज तो वैसे समाअत होनी थी, ये तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि फैसला सुनाया जाएगा, और वो खुद भी कमरा अदालत में मौजूद नहीं थे और शायद सिर्फ एक सहाफी वहां पे थे जिनकी मौजूदगी में ये फैसला सुनाया गया। क्या हुआ है ओवरऑल, जरा बताइएगा आज। देखें, ये फैसला तो एक्सपेक्टेड था आज, क्योंकि ये जो केस है इसकी जो प्रोसीडिंग्स है वो तो क्लोज हो चुकी थी, यानी गवाहान के बयानात कलमबंद हो चुके हैं, उन पर जरा भी मुकम्मल हो चुकी थी, फाइनल आर्गूमेंट भी हो चुका था, यानी 16 अक्टूबर को ये केस तकरीबन क्लोज हो चुका था। उसके बाद फैसला ही आना था और गुज़श्ता रोज़ जब बानी पीटीआई के वकला जो है बैरिस्टर सलमान सफदर और दीगर वकला को ये इंटीमेट किया गया था कि कल समाअत है और आपने 9 बजे अडियाला जेल पहुंचना है, और हमें भी ये इतलात मिली थी कि 9 बजे तक इस केस की समाअत आज होगी, और अगर हमें इस बात का अंदाज़ा था बीइंग जर्नलिस्ट कि आज फैसला सुनाया जाएगा, तो ज़ाहिर है वकला को तो ज़्यादा कानूनी मामलात का पता होता था, क्योंकि ये केस तो तकरीबन ख़त्म हो चुका। आज का अहवाल बताइएगा ना कि अगर आपको भी पता था, सहाफ़ियों को पता था, वकला को पता था, तो क्या वजह है कि कहा जा रहा है कि जब ये फैसला सुनाया गया तो वहां पे सिर्फ एक सहाफ़ी मौजूद थे और सलमान सफदर साहब खुद भी नहीं थे, उनके कोई जूनियर वकील शायद वहां पे मौजूद थे। क्या वजह है कि पहुंच नहीं सके कमरा अदालत में जब फैसला सुनाया गया? देखें, यूजुअली जो कोर्ट का टाइम है वो 9 बजे शुरू हो जाता है और 9 बजे का टाइम भी दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद जज साहब ने 10 सवा 10 तक इंतज़ार किया, और जब सलमान सफदर साहब का ही वेट था, लेकिन वो जब नहीं आए तो जज, क्योंकि उनका एक वकील तो वहाँ मौजूद था जिसने ये केस एक्चुअली लड़ा है, जिसने गवाहान पे जरा किए है, अरशद तबरेज़ साहब, वो तो कमरा अदालत में मौजूद थे। और जब जज साहब ने कॉल किया वकला को भी, प्रोसिक्यूशन टीम को भी, और एक जर्नलिस्ट हमारा वहाँ मौजूद था, क्योंकि जर्नलिस्ट भी थोड़ा लेट थे, क्योंकि एक्सपेक्टेड यही था कि 10 बजे तक समाअत होगी, तो सहाफ़ी भी थोड़ा लेट थे, लेकिन 1-2 सहाफ़ी थे जो अंदर गए थे और उनकी मौजूदगी में ये फैसला सुनाया गया था। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी कमरा अदालत में मौजूद थे, और लेकिन चूँकि कमरा अदालत की जो अहाता है वो बड़ा था, तकरीबन 100 से 150 फीट लंबा कमरा अदालत है, वहाँ मुख्तलिफ सेक्शंस बने हैं, लिहाजा इमरान खान साहब रोस्टम के पास तो नहीं थे, वो पीछे बैठे हुए थे, और जब अरशद तबरेज़ साहब ने अपनी हाज़िरी लगवाई, फैसला सुनाया गया, उसके बाद सलमान सफदर साहब जब कमरा अदालत आए तो उनकी मौजूदगी में इमरान खान साहब ने अरशद तबरेज़ साहब पर बरहमी का इज़हार किया कि आप आगे क्यों गए, हमने अदालती कार्रवाई का आज बायकाट करना था क्योंकि हमारे वकला मौजूद नहीं थे। अरशद तबरेज़ साहब ने उनको बताया कि इस ऐसे केसेस में जब फैसले सुनाए जाते हैं तो ज़ाहिर है वकला ने रोस्टम पे जाना होता है, फैसला सुनना होता है, तो ये जो सूरत हाल है ये रही है। लेकिन ये कहना कि फेयर ट्रायल नहीं मिला है, 1.5 साल में तमाम गवाहान पर पूरा मौका दिया गया वकला सफाई को कि वो उन पे जरा करें, और लंबी जराएं हुई। बहुत बहुत शुक्रिया। शब्बीर डार हमारे साथ मौजूद थे, बता रहे थे कि आज अदालत में क्या अहवाल हुआ और पिछले 1.5 साल से जो समाज चल रही थी तोशाखाना 2 केस के हवाले से, उसमें क्या क्या मराहल तय किए गए। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, इसके बाद इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारर साहब का भी मौक़िफ़ लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी शामिल करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। तोशाखाना 2 केस का जो फैसला आया है और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स पर बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अताउल्लाह तारर ने। तारर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज तोशाखाना 2 केस में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल कैद की सजा सुना दी गई है, भारी जुर्माना उन पर आयद किया गया है, जिसपे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कहना है कि ये ऊपर से लिखवाया गया एक तयशुदा फैसला था, ये फैसला गैर आईनी, गैर कानूनी है, बदनीयती पर मबनी है और सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। तो जरा बताइएगा कि क्या फेयर ट्रायल के तकाजे इस केस में पूरे हुए हैं, या जो कहा जा रहा था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सख्तियां बढ़ेंगी, ये उसकी एक कड़ी है? देखिए, ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं
यानी एक लीडर जो अपने आप को बहुत नीट, क्लीन और बहुत ईमानदार और दयानतदार साबित करने की कोशिश करता था, उसने पहले 5-5 कैरेट की अंगूठियां मांगी, 190 मिलियन पाउंड का बंद लिफाफे को अप्रूव किया, अरबों रुपए का गबन किया, शैम ट्रस्ट बनाया, वो पहली चीज थी। उसके बाद दूसरी चीज अगर आप देखें तोशाखाना 1, तो एक यूनिक गिफ्ट जो एक दोस्त मुल्क की तरफ से मिला था, उसको ब्लैक मार्केट में बेच के उसके पैसे हड़प कर गए, खा गए। तीसरा केस जो ये बल्गारी का सेट है, इसको अंडर वैल्यू करके रिटेन किया गया। अब देखिए इसमें फ्रॉड भी है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी है। आपको एक तोहफा मिला है जो बल्गारी कह रहा है कि उसकी 3 लाख यूरो से ऊपर प्राइस है, आप उसकी लोकली 13 लाख कीमत लगाते हैं, परसेंटेज उसकी पे करते हैं, 7 करोड़ उसकी कीमत है, और आप अंडर वैल्यू करके स्टेट को करोड़ों रुपए का नुकसान पहुंचाते हैं। ओपन एंड शट केस है, इसमें तो डिबेट है ही नहीं। अगर लीगल पॉइंट पे बता दें कि इस फैसले में लीगली क्या गलत था, टेक्निकली क्या गलत था, ये कभी बात नहीं करेंगे। 190 मिलियन पाउंड का पूछते थे तो ये कहते थे रियासत मदीना का नाम लेते हैं इसलिए हमें जो है वो सजा मिली है। आप तोशाखाना 1 का पूछेंगे तो खाना काबा के डायल वाली घड़ी क्यों बेची, उसका भी कोई जवाब नहीं है। इसको अंडर वैल्यू करके करोड़ों रुपया जो सरकारी खजाने में जाना चाहिए था वो जमा नहीं कराया, कोई जवाब नहीं है। ये एक माइंडसेट था। इमरान खान 11 बजे दफ्तर आते थे, 5 बजे घर जाते थे, और शाम को ये सारी व्हीलिंग डीलिंग और ये प्लानिंग होती थी। ये लालच, हिर्स, फ्रॉड और चोरी का नतीजा, इसके अलावा और कुछ नहीं। अता साहब, हम इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे कि क्यों इसको वो समझते हैं कि गैर कानूनी फैसला है। लेकिन जो सलमान सफदर साहब इस केस में वकील थे, उन्होंने भी जो आज बात की, उन्होंने कहा कि बेशक फैसला आप हमारे खिलाफ देते वो हमें पता था आप देंगे, लेकिन फेयर ट्रायल मिलना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे जो आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल देता है वो भी नहीं मिला, क्योंकि वो कह रहे हैं मैं वकील हूं, मैं अदालत में मौजूद नहीं था, और उसके बगैर ही फैसला जो है वो सुनवा दिया गया। ना उनके फैमिली मेंबर्स मौजूद थे, ना वो खुद वहां पे मौजूद थे। देखिए, मैं आपको एज अ रेप ऑफ द स्टेट, एज अ रिस्पॉन्सिबल इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ये बता सकता हूं कि इमरान अहमद न्याजी, बुशरा बीबी, सलमान सफदर साहब, ये सारे वहां पे मौजूद थे। अगर सलमान सफदर साहब मौजूद नहीं थे तो वो एजिटेशन का पैगाम कैसे ले आए हैं बाहर कि मुझे इमरान खान ने कहा है कि सोहेल अफरीदी को एजिटेशन शुरू करे। ये तमाम लोग अदालत में मौजूद थे, इन तमाम की मौजूदगी में फैसला सुनाया गया है, और मैं रियासत के नुमाइंदे के तौर पे, फेडरल कैबिनेट मेंबर के तौर पे इस चीज को कंफर्म कर रहा हूं। तो ये तो राइट टू फेयर ट्रायल ये चाहते हैं कि ट्रायल इनके मुताबिक हो। जिस तरह 6 साल फॉरेन फंडिंग का फैसला नहीं हुआ, जिस तरह बाकी केसेस में ये तारीखें लेते रहे, इनको सूट ये करता है कि ये टेक्निकलिटीज पे खेल के कई कई साल केसेस को डिले करें और उसमें फैसला ना आने दें। इनके मुताबिक ये फेयर ट्रायल है, मेरे मुताबिक फेयर ट्रायल ये है कि आपने तोहफा लिया, आपने उसके अंडर वैल्यू किया, आपने फ्रॉड किया, आज उसकी सजा मिल गई है। लेकिन ऑब्वियसली जो आईन पाकिस्तान है वो जहां पे केस की मेरिट देखनी है, जज को वहां पे ये देखना है कि फेयर ट्रायल मिला है या नहीं मिला है। और सलमान सफदर साहब ने आज ये कहा कि आज तो समाअत होनी थी लेकिन आज फैसला सुना दिया गया, और हमने भी अपनी तहकीकात की है। जब ये फैसला सुनाया गया, सलमान सफदर साहब उस वक्त वहां पे नहीं थे, उनके कोई जूनियर वकील उसी वक्त पहुंचे थे, और आमतौर पे काफी सहाफी होते, लेकिन सिर्फ एक सहाफी वहां पे मौजूद थे जिनसे हमारी जब बात हुई, उन्होंने कहा मैं था और एक उनके जूनियर वकील। जैसे ही वहां पर आए फौरी तौर पे फैसला सुना दिया गया। उस अदालत में उस वक्त और कोई मौजूद नहीं था। बुशरा बीबी और इमरान खान वहां पे जरूर मौजूद थे, जिन्होंने शायद बाइकआउट किया था हियरिंग का। तो सलमान सफदर साहब नहीं पहुंचे थे, बाद में वो पहुंचे थे, और बाद में उन्होंने इमरान खान से बात की, जो आप बात करें कि एजिटेशन का बयान है वो बाहर लेकर आए थे। सलमान सफदर साहब को टाइम पे पहुंचाना ये हमारा काम तो नहीं है, वो तो टाइम पे खुद आए। ये तो नहीं हो सकता कि अदालत को डिक्टेट करें, डिलेइंग टैक्टिक्स डिप्लॉय करें। देखिए बात ये है, फेयर ट्रायल की डिटर्मिनेशन सलमान सफदर साहब ने नहीं करनी। ये ओपन एंड शट केस है जिसके हकायक पूरी दुनिया के सामने है। इसमें ये आपको पता है कब से चल रहा है, बल्गारी को पहला लेटर कब गया, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस कैसे हुई, ये तमाम चीजें पिछले 2 साल से चल रही हैं। अगर ये ओपन एंड शट केस जो अंडर वैल्यूएशन, फ्रॉड और एक गिफ्ट रिटेन करने का केस है, 2 साल में भी अगर ये समझते हैं कि फेयर ट्रायल नहीं हो सका, तो इनका मेयार वही है कि 6-7 साल केस चले। लेकिन देखिए ना, हेस्ट के इल्जाम तो लगेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप कहते हैं कि एविडेंस, मैं सवाल करूं, वो अगर आप कहते हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस हुई और एक सॉलिड केस बना था एविडेंस की बुनियाद पर, अगर आधा पौना घंटा वेट करके भरी अदालत में फैसला सुना देते, तो आज जो वो सवाल उठा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो ना उठाती। फिर तो इतनी हेस्ट की जरूरत क्या थी कि कल रात को बताया गया कि आज समाअत होगी, आज फैसला सुना दिया गया, वहां पे ज्यादा सहाफी होते, फैमिली मेंबर्स होते, दूसरे वकला होते, तो क्या फर्क क्या पड़ जाता उसमें? फिर ये पिकनिक तो नहीं है ना कि फैमिली मेंबर भी आए हैं और पूरा वहां पे तो फेयर ट्रायल का तकाजा है ना। फेयर ट्रायल का कोई तकाजा नहीं है। ये कहां लिखा हुआ है कि जो फैसला सुनाया जाएगा तो फैमिली मेंबर बैठे होंगे, कजन बैठे होंगे, वकील का होना, मुल्जिम का होना, वो तो लाजमी है। देखें, वकील की नुमाइंदगी मौजूद थी, उनके चेंबर के वकील मौजूद थे, वो खुद लेट आए, इससे फेयर ट्रायल इंपीड नहीं होता।
देखिए, हारने वाला जो वकील होता है ना, अब ऑब्वियसली उसने पैसे लिए हुए क्लाइंट से, उसकी रेपुटेशन एट स्टेक है। उसने बाहर आके तो यही कहना है, उसने तो यही कहना है कि जी फेयर ट्रायल नहीं हुआ, बस कि हमें राइट नहीं मिला। ऑब्वियसली सलमान सफदर साहब मेरिट्स पे केस हारे हैं, उनके पास लीगल डिफेंस नहीं था, प्रोसिक्यूशन ने बियॉन्ड रीजनेबल डाउट अपना केस जो है वो प्रूव किया है। तो हारने वाले वकील के 100 बहाने होते हैं, मैं क्या कह सकता हूँ। तो आपको लगता है कि ये टेक्निकली भी और फेयर ट्रायल भी मुकम्मल हुआ है और सॉलिड मेरे इतना तो दो एविडेंस तीन है सवाल है ना, कि ये हाई कोर्ट मुझे में भी बता सस्टेन दें, कर जाएगा? मुझे बता दें, हाई कोर्ट में बिल्कुल सस्टेन करेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी सस्टेन करेगा। मुझे बता दें क्या जवाब है कि आपने इसको अंडर वैल्यू किया, क्या इस बल्गारी के सेट की कीमत जो है वो करोड़ों में नहीं थी, आपने लाखों में डिटरमिन की, आपने पब्लिक एक्सचेकर को, नेशनल एक्सचेकर को नुकसान पहुंचाया, आपने फ्रॉड करके गिफ्ट रिटेन किए। इसमें मुझे बता दें मैं कहां पे गलत हूं, मैं आपका देनदार हूं अगर आप प्रूव करते हैं कि ये सारी बातें गलत हैं। सही है, जैसे मैंने कहा कि ये तो हम पाकिस्तान तरीके इंसाफ से पूछेंगे क्योंकि इस जो केस में म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जरिए जो वैल्यूएशन सामने आई है उसके मुताबिक 3 करोड़ 28 लाख तकरीबन स्टेट को नुकसान हुआ है, जो वैल्यूएशन यहां दी गई। उसका सवाल, उसका जवाब तुम पीटीआई से करेंगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि देखें ये टेक्निकली भी सॉलिड केस था, एविडेंस भी मौजूद था और फेयर ट्रायल भी मिला है। अब मामला ये कि इससे पहले यही दावे आप लोगों ने जो माजी में फैसले आए हैं उसके हवाले से भी किए थे। मैं एक एक करके आपको बताता हूं। नैब रेफरेंस में इमरान खान को सजा हुई, लेकिन हमने देखा कि जब वो हाई कोर्ट में गया तो सजा सस्पेंड हो गई। इसी तरह जो इलेक्शन कमीशन ने जो रेफरेंस बनाया था उसमें जो सजा हुई थी इमरान खान को वो भी मुअत्तल हो गई। साइफर केस जिसमें उनके ऊपर इल्जाम था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की है और आप कहते हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है, वो भी जब हाई कोर्ट में गया तो वहां से इमरान खान और शाह महमूद एक्विट हो गए। इद्दत केस के हवाले से बड़ी बात की गई, लेकिन वो भी हमने देखा उस केस में भी एक्विट हो गए। तो पहले भी ये कहा गया है कि फेयर ट्रायल मिला है इमरान खान को, सॉलिड एविडेंस भी मौजूद है, लेकिन हमने ये देखा है कि कहीं सजा सस्पेंड हुई है तो कहीं पे वो केसेस में एक्विट हो गए। देखिए, हर केस की अपने मेरिट्स और लीगैलिटीज होती हैं, हर केस के अंदर अपनी टेक्निकलिटीज होती हैं। और इस केस के अंदर जो मैंने आपको हकायक बयान किए हैं, जिस तरह 190 मिलियन पाउंड का मेगा करप्शन केस है, पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा स्कैंडल, वो तो हाई कोर्ट से स्ट्राइक डाउन नहीं हुआ। इस तरह तो वो भी एक दुनिया का तो वो कह रहे हैं 1 साल से मिसाल समाप्त है। ही नहीं कर रहे, वो समाप्त करें तो कह रहे हैं वहां पे भी सस्पेंड हो जाएगा। नहीं, देखिए ना, समाअत तो टाइम से होनी है ना। इमरान खान को स्पेशल कह दिया है कि उसकी पहले ट्रायल लगा दें, उस बाकियों की जो है वो बाकी लाइन में लगे रहे। इनको आदत पड़ी हुई है वो गुड टू सी यू वाले कोर्ट की, कि जहां पे तमाम केसेस को साइड पे करके इनकी भी लेकिन क्यों अता तोड़ तारा के साहब, हमने देखा है कि नवाज शरीफ को जब जून 2018 में एवनफील्ड केस में सजा हुई तो उसी साल इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था, अथर मिनुल्लाह साहब का वो फैसला था, वो उनके हक में आया। उसी साल केस भी लग गया और उनकी जो सजा थी उसको मुअत्तल कर दिया गया था। देखिए, अर्ली हियरिंग की दरखास्त देना, केस का अपने टाइम पे लगना, और मैं ये समझता हूँ हो सकता है उस वक्त जो है वो वर्कलोड कम हो अदालत का एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, बट ये जो तवक्को है ना कि सारी लाइन तोड़े हमारे लिए। और देखिए 190 मिलियन पाउंड का केस, मुझे आप बताएं, बंद लफाफा कैबिनेट के अंदर आना, अरबों रुपया कौम का जो पंजाब और सिंध के लोगों का पैसा है वो इस तरह वेव ऑफ कर देना और उसके एवज एक शैम ट्रस्ट बना लेना, ये तो इस पे बताएं ना। इस पे आज तक पीटीआई ने डिफेंड नहीं किया कभी, उनके पास है ही नहीं बात करने को। जहां तक मेरिट पे बात है, हमने सलमान अकरम राजा से मेरिट पे कई सवाल किए थे और कई जवाब उनके पास नहीं थे इस केस के हवाले से, वो आप बात दुरुस्त कर रहे हैं। लेकिन वो ये कहते हैं कि फिर आप इसका जो है अपील वो लगवा दें, जब अपील लग जाएगी पता चल जाएगा कि हाई कोर्ट में स्टैंड कर पाता है या नहीं कर पाता केस। अपील तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है, जुडिशियल मैटर है, उसने अपने टाइम से लगना है। उसमें हुकूमत का तो कोई किरदार नहीं है ना कि हुकूमत जो है वो इनकी अपील पहले लगवा दे या अपोजिशन के कहने पे अपीलें लग जाएं। अपील अपने टाइम से लगेगी, एडमिनिस्ट्रेटिव भी लगेगी, अदालती प्रोसेस के मुताबिक लगेगी। लेकिन मुझे बताएं, जैसे मैंने जो पिछले केसेस की भी मिसाल दी, कहीं 342 का बयान नहीं है, कहीं पे जो है जो गवाह पेश किए उनसे जरा नहीं करने दी गई। ये इस तरह के लकूना जब होंगे, आपको पता है फिर केस जो सुपीरियर कोर्ट्स में जाता है कमजोर पड़ जाता है। तो वही मैं कह रहा हूं कि इसकी लॉजिक समझ नहीं आती। अगर आप कहते हैं कि इतना एविडेंस है तो थोड़ा सा जज साहब अगर ठहर के भी फैसला दे देते जहां पे जर्नलिस्ट खासतौर पे होते हैं, क्योंकि यहाँ तो एक ही साथी मौजूद था, तो क्या फर्क पड़ जाता। बात ये है कि जर्नलिस्ट मौजूद थे, अब कोर्ट रूम भरना, इनकी मर्जी के जर्नलिस्ट का आना, इनकी फैमिली का आना, इनके कजन्स का आना, पार्टी वर्कर्स का आना, अदालत पाबंद नहीं है इन चीजों की। अब अदालत ने 2 साल लगाए, मैं तो समझता हूँ ये डिले हुआ, ये तो फैसला पिछले साल आ जाना चाहिए था, इतना टाइम चाहिए ही नहीं था इस केस के लिए, फिर भी 2 साल बाद फैसला आया है। अब इस टेक्निकलिटी पे खेलना सलमान सफदर साहब का कि जी फैसला सुना दिया, तो फैसला तो सुनाना था, आप टाइम से आ जाते। और वो आए, इमरान न्याजी बैठा हुआ था, मुशर्रफ बीबी बैठी हुई थी, तो मैं समझता हूँ कि ये बात जायज नहीं है इनकी, इसमें कोई हेस्ट नहीं थी, ये केस डिले का शिकार हुआ मेरी किताबों में। अच्छा अता साहब, आपने आज ये भी बात कही है कि ये जो 17 साल हैं ये शुरू होंगे जब अल कादर केस में जो उनको सजा हुई है वो मुकम्मल होगी, उसके बाद ये शुरू होंगे। लेकिन हमने जितने भी लीगल लॉयर से बात की है वो कहते हैं ऐसा नहीं होता, सजा साइमल्टेनियसली चलती है। तो जो अल कादर की सजा है, जो वो इस वक्त ऑब्वियसली सर्व कर रहे हैं अपना सेंटेंस,
उसके साथ ही ये सजा शुरू हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि उसके बाद होगी। अगर ऐसा होता है तो आमतौर पर जज जो है वो ये कहता है, जैसे कभी अगर कोई 5 किसी मुजरिम ने या मुलजिम ने कोई 3-4 कत्ल किए तो हर कत्ल की अलग अलग सजा अगर सुनाई जाती है, उसमें बाकायदा कहा जाता है कि ये साइमल्टेनियस नहीं चलेंगे, सीक्वेंशियली चलेंगे। देखिए, इसमें मुझे साइमल्टेनियस नजर नहीं आया कि ये साइमल्टेनियस सेंटेंस है। ये मेंशन करना पड़ता है कि ऑलरेडी कन्विक्टेड प्रिजनर हो तो आप कहते हैं कि ये साइमल्टेनियस चलेगा। तो मेरी तो इसकी इंटरप्रिटेशन बिल्कुल क्लियर है कि क्योंकि साइमल्टेनियस नहीं कहा गया इसलिए ये शुरू होगा उसके बाद। मेरी तो इस पे लीगल इंटरप्रिटेशन बिल्कुल क्लियर है। अच्छा, इसके बाद जो पैगाम आज आया, जो अलीमा खान साहब ने भी पढ़ के बताया, असद कैसर ने आज कहा, इसके अलावा सलमान अकरम राजा ने भी यही बात की है कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं रह गया। वो समझते हैं कि अदालतें जो है वो कॉम्प्रोमाइज हैं, वो फैसले जो है लिखे लिखाए आ जाते हैं, तो अब वो कह रहे हैं कि एक ही रास्ता है हमारे पास, स्ट्रीट एजिटेशन का, मुजाहमत का। आज सोहेल आफरीदी साहब ने भी कहा है कि अगर अब हम निकलेंगे हमारे पास कोई दूसरा मौका नहीं होगा, इसलिए हम मुकम्मल तैयारी के साथ निकलेंगे। तो अब आपको लग रहा है कि ये मामला मुजाहमत की तरफ ही जा रहा है और तहरीक इंसाफ अब मुजाहमत करेगी इस पर? तहरीक इंसाफ बंद गली में जा चुकी है और एक डेड एंड है उनके सामने। उन्होंने मजामत की इंतहा करके देख ली, 9 मई को आगे लगा दी, जलाओ घिराव किया, तोड़ फोड़ की, IMF को लेटर लिख दिया पाकिस्तान को डिफॉल्ट करने के लिए, गालम गलोच की इंतहा कर दी। आज भी आसमा शराजी के पीछे पड़े हुए और मुझे ये समझ नहीं आती इसके बाद और क्या कर लेंगे। तोड़ फोड़ जलाओ घिराव भी कर लिया है, हर चीज करके देख लिया है। देखें, पेशावर में इनके जलसे में उसका खचे खच भरा ना होना, वहां पे बड़ी तादाद लोगों की ना आना, कोहाट में भी यही हुआ। तो ये क्या स्ट्रीट एजिटेशन करेंगे? अब मजीद मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की इजाजत नहीं देंगे। ये आए, पर्चे भी होंगे, गिरफ्तारियां भी होंगी और कानून हरकत में आएगा। पाकिस्तान के बाहर हर रोज ये इमेजेस नहीं जा सकते कि पाकिस्तान में आग लगी हुई है, पाकिस्तान में सड़कें बंद हैं, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जा रही है। हमने मैक्रो इकोनॉमिक जो इंडिकेटर्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबलाइज किए हैं, हम स्टेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। जिसने रखना डाला उसको कानून का सामना करना पड़ेगा और कतन अपने सूबे में करें जाके जो करना है। वहां पे इनसे प्रोटेस्ट होता नहीं है तो यहाँ पे क्या एजिटेशन करेंगे? इट विल नॉट बी अलाउड। लेकिन साहब, अगर ये मुजाहमत का ऐलान करते हैं, कोई लॉन्ग मार्च का ऐलान करते हैं, ऑब्वियसली डिस्टेबलाइजेशन तो जो है ना आपको सूट करती है ना मुल्क को सूट करती है, लेकिन इसको सॉर्ट आउट करने का या इसको मैनेज करने का ज्यादा बेहतर तरीका नहीं है कि कहीं ना कहीं सियासी डायलॉग का आगाज किया जाए? क्योंकि कल जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस वक्त जो लोग लीडर्स कैद में हैं, जिसमें शाह महमूद कुरैशी हैं, उमर चीमा साहब हैं, यास्मीन राशिद साहब हैं, उन्होंने दूसरा खत लिखा है कि बातचीत के जरिए मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए। पीटीआई पहले ही कह चुकी है कि अचकजई साहब, अलामा नासिर साहब, इनको हमने मैंडेट दे दिया है, ये हुकूमत से बात करें, बात नहीं होती तो वो भी कहते हैं कि फिर हम एहतजाज करेंगे। तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठा के कोई सियासी डायलॉग का आगाज किया जाए? आज भी वो कौमी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई आपको लगता है कि इसका इम्कान है बातचीत का? ये माफी मांगे जो फौज को गालियां देते हैं और इंडिया में और अफगानिस्तान में अपना बयानिया चलाते हैं, वो फौज जिसने हमें प्रोटेक्ट किया मई के महीने में, भारत को जंग हराई, उसकी क्यादत को, उस फौज को, मुल्की सलामती के इदारों को, जो ये बाहर बैठ के इनके लोग इनको डिसोन करें, आज जारी करें प्रेस रिलीज कि हम डिसोन करते हैं यूके में बैठे फलां शख्स को, हम डिसोन करते हैं अमेरिका में बैठे फलां शख्स को, और हम मुल्क की सालमियत, मुल्क के दिफा के साथ हैं। आपस में पॉलिटिकल लड़ाई हम लड़ते रहेंगे मगर हम फौज को इसमें नहीं घसीटेंगे। आज तय कर लें, बात कर लेते हैं, इस बयानिए को डिसोन करें, डिसोसिएट करें, शर्मिंदगी का इजहार करें इस बयानिए पे, बिल्कुल ठीक है। बट जब तक ये नहीं होता कोई पॉलिटिकल डायलॉग नहीं होगा इनके साथ। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि ये प्री कंडीशन है, डिसोन करें, जो लोग फौज के खिलाफ बयान देते हैं उस पर माफी मांगे, तो फिर आप कह रहे हैं कि सियासी डायलॉग का आगाज हो सकता है। देखिए, फिर इम्कान है, फिर बातचीत का कोई ना कोई रास्ता पैदा हो सकता है। क्योंकि देखिए, सियासी इख्तलाफ जायज है, आप मेरे से इख्तलाफ करें, मेरी पार्टी की पॉलिसी, मेरी पार्टी की क्यादत, मेरे ऊपर इख्तलाफ करें, बट मुल्क को नुकसान पहुंचाने के लिए इंडिया में इनकी बयान चलते हैं, अफगानिस्तान में इनके बयान चलते हैं, इंडियन टीवी जो है इनके बयान को उठा के लगाता है। ये जो कर रहे हैं और जिस तरीके से डिसइंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, जब तक ये जारी रहेगा कोई बातचीत मुझे नजर नहीं आती है इनके साथ। और अभी के लोग हमारे से बात करते हैं अक्सर कि जी ये बोझ हम ज्यादा देर उठा नहीं सकते, हमें कहा जाता है कि ये बात करो, बट हम इससे कन्विंस नहीं है कि हर वक्त जो है मुल्की सालमियत को दाव पे लगाना। सही। एक और मामला है गजा के हवाले से, मैं उसमें बात करना चाहूंगा, स्टेबलाइजेशन फोर्स। अब ये बहस काफी है कि क्या पाकिस्तान इस स्टेबलाइजेशन फोर्स का हिस्सा बनेगा या नहीं बनेगा, क्या मैंडेट होगा इस फोर्स का। और उस पर कल सेक्रेटरी खारजा यूएस के उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने गजा में अमन मिशन का हिस्सा बनने पर गौर करने की पेशकश की है, जिस पर अमेरिका पाकिस्तान का शुक्रगुजार है। उन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान इस पर आमादा होता है तो वो अहम किरदार अदा करेगा, लेकिन इससे पहले हमें मजीद वजाहतें फराहम करनी होंगी। क्या फैसला हुआ है? क्योंकि हम जो भी खबरें देख रहे हैं या इंटरनेशनल मीडिया में छप रही हैं या बाहर के जो लीडर्स हैं उनकी तरफ से बातें हो रही हैं,
और ये भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारे जो लीडर्स हैं अरब ममालिक के या मुस्लिम ममालिक के, वो पाकिस्तान आए हैं, हमारी मुलाकातें बाहर जाकर हो रही हैं। एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है, स्टेटस क्या है इस वक्त इसका? देखिए, ये बड़ा अभी प्री मैच्योर होगा और बहुत कबल अज़ वक्त होगा इस पे कोई भी कमेंट करना। ऑल आई कैन से कि जो भी होगा और जो भी TORs और चीजें मजीद क्लैरिटी आती है और जो भी होगा UN के मैंडेट के तहत होना है, जो भी होगा वो पाकिस्तानी कौम और फलस्तीनी कौम गजा के शहरियों की उमंगों के मुताबिक होगा, उनके बेस्ट इंटरेस्ट में होगा। मगर इस वक्त आई थिंक इट्स टू अर्ली टू कमेंट ऑन दिस एंड वी शुड बी कॉशियस अबाउट दिस, क्योंकि UN का भी एक मैंडेट है और TORs में जो मजीद क्लैरिटी के हवाले से चीजें हैं, तो जो भी हुआ वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान, फलस्तीन और गजा के अवाम की उमंगों के मुताबिक होगा। अभी आई थिंक इट्स टू अर्ली और टू प्रीमैच्योर टू कमेंट। डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने कुछ दिन पहले ये स्टेटमेंट दिया था कि अगर बात होगी कि हमने हमास को डिसआर्म करना है तो फिर पाकिस्तान उसका हिस्सा तो नहीं बन सकता, लेकिन बतौर पीस कीपिंग फोर्स अगर बन रही है तो फिर पाकिस्तान उसका हिस्सा बन सकता है। तो यही हमारी अभी तक पोजीशन है कि क्लैरिटी आ जाए ना, मजीद क्लैरिटी आ जाएगी, इसलिए मैं कह रहा हूँ प्रीमैच्योर है कि मजीद क्लैरिटी आ जाएगी चीजों पे। और जिस तरह मैंने कहा कि इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान और फलस्तीन के अवाम की मंगों के मुताबिक होना चाहिए जो होना है। तो अभी फिलहाल आई थिंक इट्स टू अर्ली। अच्छा, क्या पाकिस्तान पे कोई दबाव है अमेरिका की जानिब से? कुछ इंटरनेशनल स्टोरीज आपकी नजर से भी गुजरी होगी, आप बेहतर वजाहत कर सकते हैं इस बात की कि क्या कोई दबाव है पाकिस्तान के, या पाकिस्तान के पास ऑप्शन है और वो चूज कर सकता है कि अगर ये TR होंगे तो हम जाएंगे, ये TR होंगे तो हम नहीं जाएंगे? देखिए, एक तो दबाव नहीं होता, जो आपकी फॉरेन मामलात होते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस होते हैं, इसमें कोई दबाव नहीं होता। बट हैविंग सेड दैट, आई विल लीव इट फॉर मोफा टू कमेंट ऑन दिस बेटर। सही नहीं, दबाव तो वैसे आप मुशर्रफ के टाइम पे आप लोग खुद ही कहते हैं ना, एक फोन कॉल आया और मुशर्रफ ने हामी भर दी, ना पार्लियामेंट से पूछा ना किसी से पूछा। इस किस्म का कोई सिचुएशन तो नहीं है पाकिस्तान के लिए इस वक्त? देखिए, मैं ये समझता हूँ जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान ने जो डिसीजन लेना है जी, वो पाकिस्तानी अवाम और गजा की अवाम के, फलस्तीन की अवाम के बेस्ट इंटरेस्ट में लेना है। तो ये दैट्स दैट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के इन्फॉर्मेशन अल्लाह ताला हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ लेंगे जो मेरिट ऑफ द केस है, जिसमें कहा गया है कि एक जो बल्गारी का सेट था उसकी जो वैल्यू लगाई गई वो बहुत कम थी और बहुत कम रकम जो है वो तोशाखाना में जमा करवाई गई। इस पर हम उनसे बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। तोशाखाना 2 पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और स्पेशल असिस्टेंट टू CM ऑन इंफॉर्मेशन शफी जान है। शफी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आज इमरान खान और बुशरा बीबी को तोशाखाना 2 केस में 17 साल की सज़ा हुई है और भारी जुर्माना भी हुआ है, जिस पर आपकी पार्टी का कहना है कि गैर आईनी, गैर कानूनी, बदनीयती पर मबनी और सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है ये फैसला। लेकिन अताउल्लाह तारा साहब से भी हम बात कर रहे थे, उन्होंने कहा आप केस की मेरिट देखें, जो एविडेंस है बड़ा वाजे है कि जो बल्गारी का सेट था उसको बहुत ही कम प्राइस पे आपने वैल्यू किया और फिर रकम जमा करवाई। इससे तकरीबन 3 करोड़ 28 लाख रुपए स्टेट को नुकसान हुआ है। मेरिट पे बात करें तो केस वो कह रहे हैं ओपन एंड शट था ये बिल्कुल। सबसे पहले आपका शुक्रिया शहजाद साहब। आपने आज देखा होगा कि एक गैर कानूनी तौर पे पहले तो फैसला सुनाया गया, हमारे वकला को अंदर नहीं जाने दिया गया। सलमान सफदर साहब नहीं पहुँचे थे, जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उससे पहले उन्होंने फैसला सुना दिया। इसके साथ साथ बुशरा साहिबा की जो फैमिली है वो गेट नंबर 5 पे खड़ी थी, उनको नहीं छोड़ा गया। इमरान खान साहब के फैमिली को अंदर जाने नहीं दिया गया। सिर्फ एक जर्नलिस्ट और एक वकील जो था किसी चैम्बर का, वो अंदर गया जो जूनियर वकील था। जैसे ही वो गए हैं, जज साहब ने 59 पेजेस पे लाया हुआ अपने साथ फैसला वो सुना दिया। अब फैसले के मेरिट्स डिमेरिट्स पे जाए तो वहाँ भी आपको इरेगुलरिटीज़ नज़र आएंगी। ये जो फैसला था, आपको पता होगा कि 30 जनवरी को एक फ़ैसला सुनाया गया था तोशाखाना 1 में 14 साल कैद सज़ा। फिर एक इद्दत का केस था। इद्दत का केस जब इमरान खान साहब उससे बरी हुए, जब उन पे कोई केस नहीं था, तो इस केस को कड़ा कर दिया गया। अब इस केस में अगर आप देख लें तो एक केस पे अगर आप एक दफ़ा एक उस पर फाइंडिंग्स आ जाती हैं तो वो फाइंडिंग्स आप दूसरे केस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर कोई दूसरा केस आप पे है तो उसके लिए अलग फाइंडिंग्स होंगी, अलग पूरा एक प्रोसेस चलेगा। लेकिन वही केस कहाँ से था? जो पहला था वो तो काबा वॉच और उसमें तो दूसरी चीजें थी। उसमें जो गवाहान पेश हुए थे, उसमें जो प्रोसीडिंग्स हुई थी, वही लोगों की गवाही और वही प्रोसीडिंग्स का जिक्र है इस केस के फैसले में। इस केस में कोई नया गवाह पेश नहीं हुआ। हाँ, लेकिन अप्रेजर तो ऑब्वियसली वही होगा, उनके जो मिलिट्री सेक्रेटरी का बयान है वो तो वही होंगे जो पहले ही थे ना, जो पहले तोशाखाना 1 में थे, तोशाखाना 2 में भी थे। ये अगर आप कानूनी ज़बान में देखें तो इसको डबल जियोपैरिटी कहते हैं।
और वो गैर कानूनी है। शफी साहब, मसला ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो जवाब मांगा जाता है या इमरान खान से जो इस केस के दौरान जवाब मांगा गया था वो ये था कि जो इस बल्गारी सेट की एक्चुअल वैल्यूएशन लगाई गई है म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जरिए वो तकरीबन है 7 करोड़ और उससे थोड़ा सा ज्यादा, यानी कि इसकी जो रिटेंशन प्राइस बनती थी वो 3.5 करोड़ बनती थी। लेकिन इमरान खान ने अपनी हुकूमत के दौरान इसकी जो वैल्यूएशन लगाई वो 59 लाख लगाई और जो पेमेंट की गई वो 29 लाख रुपए थी, यानी कि जो एक्सचेकर है उसको 3 करोड़ 20 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। ये जवाब मांगा जाता है आपसे। इस मुल्क में आपने देखा होगा कि तोशा खाना से इससे पहले भी बाकी वज़रा आज़म ने भी किस तरह सामान लिया 15% पे, हमने तो फिर भी इसको बढ़ा के 50% पेमेंट कर दी थी। देखिए सारे 50% की वैल्यूएशन तो ठीक लगाया ना फिर। नहीं, ये देखिए वैल्यूएशन के लिए तो फिर अलग कमेटी बननी चाहिए थी। वैल्यूएशन इसमें कैसे निकाली है? ये तो कह रहे हैं म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के जरिए हमने जो बल्गारी सेट था वहाँ इटली से उसकी वो निकलवाई वैल्यू। किसने लगवाई है? क्या जब इमरान खान वजीर आजम थे तो उन्होंने इसी तरह वैल्यू लगवाई थी या उन्होंने दबाव डाल के? क्योंकि इसमें तो जो बयानात हैं लोगों के वैल्यू जो भी लगी है वो तो इमरान खान साहब ने नहीं लगवाई ना। नहीं, जो गवाह है वो तो यही कह रहे हैं ना। वो गवाह कह रहे हैं, गवाह तो प्रेशर के अंदर जो इनाम शाह गवाह पेश हुआ जी, जो खान साहब का पुराना साथी है जी, उसको कितना दबाव में ला के उस तहरीक इंसाफ छुड़वाई और उसको एज अ गवाह वहां पे पेश किया। उसमें लिखा हुआ है कि इनामुल्लाह की जो गवाही थी, यहाँ से केस मशकूक हो गया है। जिस तरीके से गवाहों पे दबाव डाल के उसको अपना एक ट्रांसक्रिप्ट दे के आप एज अ गवाह उसको पेश कर रहे हैं, तो यहाँ भी कैसे साबित करेंगे कि उसके ऊपर दबाव है? क्योंकि यहाँ तो इनामुल्लाह की जो गवाही है उसमें वो कहता है कि मुझे इमरान खान ने कहा कि इसकी वैल्यूएशन कराएं सोहेल अब्बासी से। सोहेल अब्बासी साहब जो कि जिन्होंने इनाम ने जो भी कहानी इसमें बताई है वो स्क्रिप्टेड थी। इनाम को जिस तरह उठाया गया उसके बाद तहरीक इंसाफ छुड़वाना, खान साहब के साथ वो पीएस से काम करते थे, उस वहाँ से इस्तीफ़ा देना और फिर उसको दबाव में ला के गवाही देना, ये सारी दुनिया और सारा पाकिस्तान देख चुका है। आज जो अदालत ने फैसला दिया है, तारीख बड़ी बेरहम है शहजाद साहब। 10 साल बाद तारीख लिखी जाएगी, 20 साल लिखी जाएगी, तारीख बड़ी बेरहम है। तारीख इस फैसले को अदलिया का एक ब्लैक लिस्टेड फैसला करा। अभी आप इनामुल्लाह को कह रहे हैं कि वो पीटीआई छुड़वाई गई, दबाव डाला गया। जो प्राइवेट अप्रेजर है सोहेब अब्बासी साहब, वो जो है प्राइवेट अप्रेजर हैं और कैबिनेट डिवीजन ने उनको जो है वो रखा था एज एन अप्रेजर। उन्होंने भी गवाही दी है, वो भी इमरान खान के खिलाफ ही दी है। सर इस तरह गवाहियाँ तो आप मुझे ज़रा इस सारी ताकत मुझे दे दें, सारा सिस्टम में हाईजैक कर दूं, मुझे ज़रा डंडा दे दें, मैं किसी को उठाऊं, किसी को गायब करूं, ऐसी ऐसी गवाही में लेके आऊँगा शहबाज शरीफ के खिलाफ, नवाज शरीफ के खिलाफ, मरीम नवाज के खिलाफ, कि इनको लग पता है। लेकिन जब आप ये कहते हैं कि हमने 50% पे इसको बढ़ा के कर दिया 15% से, बड़ा अच्छा फैसला किया, सबने अप्रिशिएट किया, लेकिन आपको लगता है कि इतना भारी इटली से आया हुआ सेट बल्गारी का, उसकी वैल्यूएशन सिर्फ 59 लाख रुपीस लगाई गई, वैसे ऑन द फेस ऑफ इट आपको गलत नहीं लगता? वैल्यूएशन हमने नहीं लगाई, अप्रेजर ने लगवाई ना। हमने तो नहीं लगवाई ना। जी जी, वो तो डॉक्यूमेंटेड है। जिसने लगवाई है तो उससे पूछा जाए, जो वैल्यू उसकी लगी उसके 50% हमने पे किया। तो हम देखिए यहाँ पे तो BMW गाड़ी भी गई, कितने पैसों की गई, यहाँ पे तो हार भी चुराया गया। गाड़ी तो खैर आप ले ही नहीं सकते तोशा खाना में, लेकिन वो फिर भी रिटेन की गई, वो एक अलग मामला है कि नहीं, अलग मामला चलेगा नहीं चलेगा, नहीं अलग मामला है कि उसमें केस चलेगा कि नहीं चलेगा, अलग मामला नहीं है। अगर गैर अलग मामला इस सेंस में कि केस चलता है कि नहीं चलता, आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक है, गैर कानूनी काम हुआ, जी जी, वो तो अलाउ ही नहीं है, ठीक है, सजा क्यों नहीं हुई? उस केस ही नहीं चल रहा ना, मैं तो ये कह रहा हूँ आपकी, क्यों नहीं चल रहा केस? नहीं चल रहा, केस क्यों नहीं चल रहा? उस पे क्वेश्चन मार्क बन जाता है ना जी। हमारा भी यही कि जी ठीक है आप केस चलाएं इमरान खान साहब पे, फिर जिसने गैर कानूनी तौर पे गाड़ी लेके गए, कोई सोना लेके गया, कोई अंगूठी लेके गया, किसी ने हार चुराया, उन पे भी केस चलाएं, उनको भी सजा दें। अच्छा, आप ये बताएं कि इसका होगा क्या? क्योंकि जो बीच में हमने देखा हुकूमत ने ये कहना शुरू कर दिया था कि अब पीटीआई पे एक मुश्किल वक्त आने लगा है, और उसके बाद ये फैसला भी आ चुका है। आज आपकी पार्टी में से जो बयानात आ रहे हैं जिसमें अलीमा खान साहिबा हों, सलमान अकबर राजा साहब हों, असद कैसर साहब हों, वो कह रहे हैं कि अब हमें अदालतों से इंसाफ मिलता नजर नहीं आ रहा, हम मुजाहमत करेंगे, सड़कों पर निकलेंगे। आज आपकी कौमी कॉन्फ्रेंस में भी इस तरह की बात हुई कि सड़कों पर निकलना चाहिए। तो क्या फैसला कर लिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि अब एहतजाज करेंगे, एजुटेशन करेंगे? देखिए जहाँ तक तहरीक की बात है शहजाद साहब, वो तमाम तर इख्तियार इमरान खान साहब ने महमूद खान अचगज़ई साहब को दिया हुआ है और अल्लामा नासिर साहब को दिया हुआ है। आज उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई हुई थी, उन्हीं के प्लेटफॉर्म से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अभी वो मेरे कल कह रहे थे अलामिया भी जारी करेंगे। जी, कल अलामिया जारी होगा, एक ड्राफ्ट जारी होगा, और आज उस पर तमाम तर पॉलिटिकल फोर्सेस को इनवाइट किया गया है। तमाम ने अपनी तजवीज़ दिए, अपने मशवरे दिए, और ये जो रजीम चेंज से लेके 9 अप्रैल से लेके आज तक जो इस मुल्क में हुआ, जो तहरीक इंसाफ के साथ हुआ, जो इमरान खान साहब के साथ हो रहा है या जो तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है, उस पर बात हुई। जिस तरह आइन को पमाल किया गया, जिस तरह 26वीं 27वीं तरमीम पास हुई, जिस तरह MNS को उठाया गया, जिस तरह ये सारे एक सीरीज आपके सामने, इन तमाम चीज़ों पे कौमी कॉन्फ्रेंस उस वक्त होती ना जब इसमें ऑपोजिशन की तमाम जमातें होती, और बल्कि आप लोग तो कह रहे थे पीपल्स पार्टी को भी दावत देंगे, फिरदौस नकवी साहब ने तो कहा कि हम नून लीग को भी बुलाएंगे, सबको दावत देंगे, क्यों नहीं दी गई?
कौमी हम कॉन्फ्रेंस उस वक्त ये होती ना। समझते हैं कि जो इस वक्त गवर्नमेंट का हिस्सा है जी। वो फरीक है, सही है। वो हमारे हम ये समझते हैं कि जो फरीक होता है उसको ना ही बुलाया जाए तो बेहतर है, तो क्योंकि बात ही उनके खिलाफ होनी लेकिन है। फजल रहमान साहब JUIF उनको भी आप इकट्ठा नहीं कर सके। अगर आप एक सियासी कुव्वत बनना नहीं, चाहते उनका हैं, जैसे नुमाइंदा तो आया था आज, नुमाइंदे थे, JUIF की नुमाइंदगी थी, बिल्कुल इसमें? नुमाइंदगी थी। वो तो कह रहे थे कि हमें पता ही नहीं कि एजेंडा क्या है, पहले एजेंडा तय करें फिर हम बात करेंगे ना आगे। बिल्कुल उनको दावत दी गई थी, उनके नुमाइंदों ने शिरकत की आज। सही है। तो अभी तक फैसला नहीं हुआ, फैसला अचकज़ई साहब ही करेंगे, तहरीक सोहेल आफरीदी साहब ने नहीं करना, गौहर साहब ने नहीं करना कि हमने एजिटेशन करना है। तहरीक के हवाले से अचकज़ई साहब ने, उलामा साहब ने फैसला करना है और वो जो भी फैसला करेंगे। अच्छा, क्या ये भी एक वैलिड ऑप्शन है एहतजाज? क्योंकि अभी तारा साहब कह रहे थे कि आपने भरपूर कोशिश कर ली एजिटेशन की 9 मई 2023 को, हमने देख लिया कि आपने जलाओ घेराव भी कर लिया, वो कहते हैं नाकाम हो गए। फिर आप 26 नवंबर को निकले एजिटेशन करने के लिए, आप उसमें नाकाम हो गए। तो अब आप फिर करके देख लें, पर्चे होंगे, सख्तियां होंगी, कोई फायदा नहीं होना आपका। 64,000 इन्होंने हमारे ऊपर FIRs की हैं, 22,000 लोग हमारे जेल गए हैं, आधी पार्टी हमारी अभी भी जो लीडरशिप है वो जेल में है, कारकुन हमारे मिलिट्री कोर्ट्स में हैं, कुछ कारकुन अभी भी जेलों में हैं। इस तमाम चीज़ों के बावजूद तहरीक इंसाफ की पॉपुलैरिटी और इमरान खान की पॉपुलैरिटी इनसे कंट्रोल नहीं हो रही। ये जो कह रहे हैं कि जी हमारी तहरीक ख़त्म हो गई है या वो हमारे पॉपुलैरिटी नहीं है, हम लोग नहीं निकाल पाए, तो इसका तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है। कानून और आइन में हमें इजाज़त है कि हम पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद आएँ, यहाँ पे बैठें, या हम लाहौर जाएं या पिंडी जाएं या खैबर पख्तूनख्वा की सरहदें बंद करें, ये हमें गोलियां ना मारें, ये हमारे ऊपर शेलिंग ना करें, ये खंदक के ना खोदे, उनका कॉन्फिडेंस तो ये कि आप पेशावर और कोहाट में इतने बंदे नहीं निकाल सके जहां पे आपकी अपनी हुकूमत है, तो आप इस्लामाबाद कितने बंदे लेकर आ जाएंगे? कोहाट का जलसा आपने कवर किया जो मेरे हल्के में हुआ है। जी जी, जो पिछले हफ्ते हुआ था, पिछले संडे को। जितने लोग कोहाट के जलसे में थे, इतने लोग नवाज शरीफ और बिलावल भुट्टो अपने लिए लाड़काना या लाहौर में निकाल लाए, जहाँ पे इमरान खान साहब मौजूद नहीं, तो सिर्फ सोहेल आफरीदी साहब को सुनने के लिए और जो एक उम्मीद पैदा हुई है उसको देखने के लिए वहाँ पे लोग जमा थे। इतने लोग ना नवाज शरीफ बजाते खुद जलसा करे उन्हें निकाल पाए। अच्छा, आपके जो कुछ सीनियर रहनुमा जेल में हैं इस वक्त, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, उमर चीमा साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, उन्होंने खत लिखा है दोबारा कि बातचीत के जरिए मामलात को आगे बढ़ाया जाए। वही अचकज़ई साहब के वो जो मैंडेट दिया गया है उसकी वो बात कर रहे हैं कि इस बातचीत के जो प्रोसेस है रिकन्सिलिएशन को, उसको आगे बढ़ाया जाए। एक तरफ से आवाज़ आती है कि मुज़ाहमत की जाए। अब क्या बातचीत का एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है अभी भी? क्योंकि अता तारा साहब कह रहे हैं कि जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे आप और फौज के खिलाफ जो बयानात दिए हैं उसको से डिस्टेंस नहीं करते, उसको डिसोन नहीं करते और इन बयानात पे आप माफ़ी नहीं मांगते, तब तक बातचीत नहीं हो सकती हुकूमत से आपकी। ये वाज़े पोजीशन हुकूमत से हम बातचीत करना ही नहीं चाहते, नहीं करना चाहते, नहीं करना चाहते। अता साहब का मैंडेट क्या है, उसका इख्तियार क्या है कि हम उससे बात करेंगे? देखिए ये डमीज़ हैं, ये 17 सीटों पे तो आए हुए लोग हैं। इनके 26 और 27 तरमीम में आपने नहीं देखा कि जो ड्राफ्ट आया उसमें इन्होंने A to Z जैसे था वैसे ही ड्राफ्ट आया, इनको दिखाया भी नहीं गई। पीपल्स पार्टी के साथ अलग ड्राफ्ट था, नून के साथ अलग था, पास करवा दिया फर्माबरदार बच्चों की तरह। ये 28वीं भी पास करेंगे, 29वीं पास करेंगे, क्योंकि इनके पास मैंडेट नहीं है, इनको बैठाया गया है। जो पैगाम और जिसने बैठाया है वो जो कहेगा ये करेंगे। तो हम उनके साथ कोई मुज़ाकरात नहीं करना चाहते। जहां तक आपने अज्यूमिंग के जो आप बात करें वो दुरुस्त है, तो फिर पैगाम तो वहीं से आया होगा ना कि पहले अपने बयानात जो आपने दिए उस पर माफी मांगे, डिसोन करें, फिर आपके लिए बातचीत का दरवाजा खुल सकता है। किस बात पे हम माफी मांगे? कि जो आपके ट्वीट आते हैं बाहर से बैठे हुए लोग करते हैं, या इमरान खान के हैंडल से ट्वीट होते हैं। जो इमरान खान साहब का अकाउंट है, ऑफिशियल अकाउंट जो हैंडल है ट्विटर पे, उसको हम ऑन करते हैं। ऑन करते हैं, बिल्कुल ऑन, जो सारी बातें ऑन करते हैं, बिल्कुल करते हैं। वो उसके बयानिए का, उस पे तो उसी पे माफी का मुतालबा बनता है ना पहले उनकी तरफ से। तो फिर वो तो इमरान खान साहब से बात कर लेना। तो मतलब बातचीत नहीं होगी, प्रैक्टिकली बातचीत नहीं हो सकती। नहीं, बात जो है ना बातचीत जी, वो मैंडेट है अचकज़ई साहब के पास। सही है। हम सियासी लोग हैं, हम मुज़ाकरात पे यकीन रखते हैं, सियासी बातचीत पे यकीन रखते हैं, लेकिन इस माहौल में बातचीत नहीं हो सकती जो माहौल इस वक्त क्रिएट कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शफी जान साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में इतना ही। शो से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।